हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए क्लास 7 का एनसीईआरटी से, और जो चैप्टर शुरू किए हैं वो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत ही आसान चैप्टर है। हमने एक लेक्चर कर रखा है, कुछ दिन पहले ही अपलोड हुआ था। आज हम सेकंड लेक्चर पे बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रिकैप कर दूं कि पिछले क्लास में हम क्या क्या पढ़े थे, क्योंकि पिछले क्लास में जो चीज़ें हम पढ़े थे उसे पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप सीधे इस लेक्चर पे आए हैं तो आई विल रिकमेंड यू गो एंड वॉच दैट लेक्चर। आप पहले उस लेक्चर को देखें तब इस लेक्चर पे आएँ, अदरवाइज़ आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर नहीं होंगी। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने बातें की थी कि चेंजेस क्या हैं, ओके, चेंजेस क्यों ज़रूरी हैं, और चेंजेस हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूज़फुल भी हो सकते हैं। हम लोग थ्रू आउट दिस चैप्टर हम लोग हार्मफुल यूज़फुल सारे तरह के एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, डोंट वरी। उसके बाद हमने बात की कि मैटर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ किस किस तरह की होती है। तो हमने कहा कि प्रॉपर्टीज़ दो तरह की होती है। कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं, मेज़र करते हैं, वो प्रॉपर्टीज़ कहलाती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जैसा कि लेंथ है, मास है, शेप है, साइज़ है, कलर है। दीज आर सम ऑफ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। और कुछ प्रॉपर्टीज़ मैटर का क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी, कितना तेज़ उसमें केमिकल चेंज होगा, कितना जल्दी एक मैटर दूसरे मैटर से रिएक्ट करेगा। उसी तरह से उसके पार्टिकल किस किस तरह के एटम से मिलकर बने हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। और हमने एक नोट करने वाली बात ये बताई थी कि जब भी किसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानना है आपको, पहचानना है आपको, तो करना क्या पड़ेगा, उसमें एक केमिकल चेंज करना पड़ेगा। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग केमिकल चेंज पे ही बात करेंगे। बिफोर दैट मैं डिस्कस कर दूं ये कि लास्ट क्लास में हमने फिजिकल चेंज भी पढ़ा था। हमने कहा था कि फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, उसे कहते हैं फिजिकल चेंज। वेरी सिंपल, नया सब्सटेंस नहीं बनता है, नया सब्सटेंस नहीं बनता है। हमने कहा नया सब्सटेंस क्यों नहीं बनता है, तो मैंने आपको बताया कि उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है। केमिकल कंपोजिशन क्या है कि उनके पार्टिकल्स का नेचर, पार्टिकल्स किस किस तरह के एटम से मिलकर बना है। अगर वो पहले और बाद, यानी कि बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज सेम है, मतलब पार्टिकल्स नहीं बदले हैं, तो आप कह देंगे कि सच टाइप्स ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। एंड वी हैव सीन लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने कहा कि किसी चीज़ का ब्रेक कर जाना, किसी चीज़ को आप खींच दिए, मटेरियल नहीं बदलता है, बस उसमें चेंज आता है। किसी को आपने, फॉर एग्जांपल यू आर टेयरिंग अ पीस ऑफ पेपर, उसी तरह से आइस मेल्ट करता है, वाटर बॉयल करता है। दीज आर सम ऑफ द कॉमन चेंजेस दैट आर हैपनिंग थ्रू आउट योर डे टू डे लाइफ। और ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं, फिजिकल चेंजेस। अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसे कहते हैं हम केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस आप डेली लाइफ में देखते हैं। मैं तो कहूँगा कि आपके बॉडी के अंदर सारे के सारे चेंजेस जो हो रहे हैं, दोज आर दी केमिकल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, आप सांस लेते हैं, यू आर टेकिंग एयर इनसाइड यू, जिसको आप कहते हैं ब्रीद इन। उसके बाद आपके बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। ओके, अब इस रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपके ब्लड में डिसॉल्व होता है, फिर आगे और भी प्रोसेसेस होते हैं, एनर्जी मिलती है, एंड सो ऑन। फिर उसमें नया एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, व्हाट यू सी कि एक नया सब्सटेंस बनेगा। ओके, जब भी कोई फिजिकल चेंज होगा, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। लेकिन जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, एक नया सब्सटेंस बनेगा, तो हम कहानी सीधे शुरू करेंगे केमिकल चेंजेस से। और मैं बता दूं, केमिकल चेंजेस का एक और नाम है जिसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस। ओके, इसको केमिकल चेंजेस आर also called as chemical
रिएक्शन। ओके, केमिकल चेंजेस को आप केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अभी मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अब केमिकल चेंजेस का डेफिनेशन क्या है, बिफोर गोइंग टू द एग्जांपल्स हम इसको डिफाइन करेंगे। जिस तरह से फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, इसमें हमेशा एक नया सब्सटेंस बनेगा। ओके, तो क्या बोलेंगे, अ चेंज in which always one or more new substance मैं थोड़ा सा इज एम आर सब लिख रहा हूँ, क्यों, अ चेंज इन विच वन और मोर, अगर एक से ज़्यादा बनेंगे तो आर कहलाएंगे, अगर एक बनेगा तो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, अगर एक से ज़्यादा बनेगा तो मोर सब्सटेंसेज आर फॉर्म। तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, जिसमें नया सब्सटेंस बनता हो, ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अब नया सब्सटेंस बन गया तो आप नया सब्सटेंस बनने के पीछे रीज़न क्या है, जिस तरह से फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनने के पीछे रीज़न क्या था, केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, उसमें केमिकल कंपोजिशन जैसे का तैसे रह गया, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह से जब आप केमिकल चेंज को डिफ़ाइन करेंगे तो आप बोलेंगे कि इसमें नया सब्सटेंस बनता है, इट मीन्स कि इसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज आता है। तो अगर आप बोलेंगे नया सब्सटेंस क्यों बना, तो बोलेंगे बिकॉज केमिकल कंपोजिशन is changed। ओके, केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, बदल गया। ये केमिकल कंपोजिशन मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस करके बताया था कि व्हाट इज़ केमिकल कंपोजिशन, यानी कि किससे मिलकर वो बना है, किस तरह के पार्टिकल से मिलकर वो बना है, उसको आप कहते हैं केमिकल कंपोजिशन। ओके, तो केमिकल कंपोजिशन बदल गया तो आप बोलेंगे केमिकल चेंज हो गया। ओके, केमिकल कंपोजिशन बदल गया तो केमिकल चेंज हो गया। अब केमिकल चेंज हो गया मतलब नया सब्सटेंस बन गया। नया सब्सटेंस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा। तो अ चेंज विच इज अकम्पेनिड बाई अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, जिसमें नया सब्सटेंस बन गया हो। ये तो बात क्लियर हो गई। अब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ये केमिकल है, नया सब्सटेंस बन गया तो दिस शुड बी परमानेंट, बट केमिकल चेंजेस आर नॉट ऑलवेज परमानेंट। केमिकल चेंज होने के बाद भी आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस सेम सब्सटेंसेस को पा सकते हैं। यू कैन गेट दी ओरिजिनल सब्सटेंस। ओके, यू विल सी लॉट्स ऑफ सच एग्जाम्पल्स इन दिस क्लास एंड हायर क्लासेस ऑल्सो। तो आप अगर सीधे कह दें कि सारे के सारे चेंजेस क्या हैं, केमिकल जो हैं वो परमानेंट हैं, परमानेंट तो होगा, फॉर द टाइम बीइंग वो परमानेंट होगा, उस वक्त नया बन गया, लेकिन अगर आप चाहें तो वो रिवर्स भी हो सकता है, बैक भी हो सकता है। तो परमानेंट वाला टर्मिनोलॉजी बिल्कुल हटा दें आप। इस तरह से, जिस तरह से आपने बचपन में पढ़ा होगा या फिर किसी कोई आपको पढ़ाया होगा कि फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, इसको आप बिल्कुल ही अपने वोकैबुलरी से हटा दें केमिस्ट्री के। अब क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंजेस में और मे नॉट बी रिवर्सिबल, रिवर्सिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। उसी तरह से केमिकल चेंजेस भी रिवर्सिबल होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। समझ में आई बात? तो केमिकल चेंजेस also can be reversible and irreversible। आई थिंक बातें क्लियर हो रही होगी। केमिकल चेंजेस ऑल्सो कैन बी रिवर्सिबल और एंड इरिवर्सिबल, दोनों हो सकते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं कि एक ही चेंज रिवर्सिबल भी होगा इरिवर्सिबल होगा, बिल्कुल अलग बात। अब यहाँ पे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के एग्जांपल हम लोग बाद में देखेंगे। अब बात ये हो रही है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा वो रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है, इसमें नया सब्सटेंस बनेगा, इसमें केमिकल कंपोजिशन बदलेगा। ऑल क्लियर, सारी बातें क्लियर हो गई। अब केमिकल चेंजेस
जो होते हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं कुछ केमिकल चेंजेस का एग्जांपल आपको देता हूँ, फिर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप कि हमारे बोर्ड में और जगह है नहीं, तो आप इसको पहले लिख लें और या स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर यू कैन डू। ये सारी बातें हो गई रिगार्डिंग केमिकल चेंज। फिर हम धीरे धीरे चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखें, एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स। अब आप एग्जाम्पल्स जो ही देखेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आपकी किताब में एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ओके, क्या दिया है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ओके, या तो आप उसका एक रिबन ले लें या फिर उसका एक रॉड ले लें या फिर उसके ग्रेन्यूल्स ले लें। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन मैं बोल देता हूँ। अब मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, एक तरह का एक सॉलिड है ये। इसको आपको बर्न करना है। तो क्या करना है? बिफोर बर्निंग मैग्नीशियम को आपको सैंड पेपर से साफ कर देना। यू हैव टू क्लीन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम बिफोर यू स्टार्ट बर्निंग। जब आप बर्निंग शुरू करें उससे पहले इसको आप साफ़ कर दें। अब साफ़ क्यों करना ज़रूरी है? जैसा कि मैं लिखने से पहले इसको साफ़ करता हूँ क्योंकि इसमें कुछ लिखा हुआ रहता है, तो मुझे कुछ नया लिखना है, इसको साफ़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ओवरलैप कर जाएगा, चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो मैग्नीशियम के साथ कुछ और केस होता है। मैग्नीशियम का सरफेस होता है, मैग्नीशियम का सरफेस जो है वो रिएक्टिव होता है। तो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करके क्या कर सकता है? कुछ लेयर्स बना सकता है जो ओरिजिनल मैग्नीशियम नहीं होगा। तो बिफोर वी बर्न मैग्नीशियम व्हाट वी शुड डू, वी शुड क्लीन इट्स सरफेस, ताकि उसमें अगर है कुछ सरफेस में ऑलरेडी अदर देन मैग्नीशियम तो उसको आप क्लीन कर दें, तब आपका प्योर मैग्नीशियम बर्निंग में जाएगा। अब मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए क्या होता है? जब भी आप बर्निंग प्रोसेस को अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा तो आप देखते हैं इसके लिए एयर की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एयर की। यू ऑलवेज हैव बीन ऑब्जर्व कि जब भी कोई बर्निंग प्रोसेस होता है इट रिक्वायर्स एयर। आप कैंडल को अगर जला रहे हैं, उस पर एक इन्वर्टेड ग्लास रख दें, तो यू विल सी आफ्टर सम टाइम द कैंडल विल क्या बुझ जाएगा ना, कैंडल बुझ जाएगा। कैंडल, द फायर ऑफ कैंडल विल एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। क्यों? सप्लाई ऑफ एयर रुक गया। यानी कि बर्निंग में जो की है वो क्या है? एयर है। और मैं और स्पेसिफिकली बोलूँगा आपको, दिस इज़ नॉट एयर, दिस इज़ एक्चुअली ऑक्सीजन। यानी कि आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम को जला रहे हैं। तो जब मैग्नीशियम को जलाते हैं तो होता क्या है? मैग्नीशियम स्टार्ट्स बर्निंग। मैग्नीशियम स्टार्ट्स बर्निंग विथ ब्राइट फ्लेम, ब्राइट वाइट फ्लेम। जब आप मैग्नीशियम को जलाएंगे तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू सी मैग्नीशियम, पहले करना क्या है? आपको मैग्नीशियम को साफ कर देना है। ओके, क्लीन द सरफेस of magnesium with sandpaper। और सैंड पेपर का इस्तेमाल आप बहुत लोगों को करते हुए देखे होंगे, घर पे काम वगैरह जब करता है, कलर वगैरह करते हो, सैंड पेपर से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम स्टार्ट्स बर्निंग विथ वाइट डैजलिंग फ्लेम। मैग्नीशियम जब जलता है तो आपको क्या दिखता है? वाइट डैजलिंग फ्लेम, जिसको आप कह सकते हैं ब्राइट वाइट। आप अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब होगी तो यू कैन सी द पिक्चर कि कितना ब्राइट होता है, बहुत ज़बरदस्त ब्राइट, सफ़ेद एकदम, बिल्कुल ही सादा, वो आपको फ्लेम मिलता है, आपने उसको बर्न किया। ओके, अब इस प्रोसेस में मैंने कहा कि बर्निंग प्रोसेस में किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। तो आप हर एक केमिकल चेंज को दिस चेंज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। इसको आप किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस इक्वेशन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द मैथमेटिकल इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है। इस इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें लिखी जाएगी, इसको आप क्या नाम देंगे? केमिकल इक्वेशन। क्या नाम देंगे? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन सिंपली किसी केमिकल चेंज का या किसी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ओके, इसको आप क्या बोलेंगे?
रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, आई होप बातें क्लियर हो रही होगी। यानी कि हर एक केमिकल चेंज को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि कौन कौन से सब्सटेंसेस का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और हर एक केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनेगा। अब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है इस रिएक्शन में ऑब्वियसली कौन है, मैग्नीशियम है। ओके, तो आपने मैग्नीशियम लिखना है। अब मैग्नीशियम अकेले क्या चेंज कर लेगा, इसके साथ कुछ रिएक्ट करने वाला होना चाहिए। तो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कौन करता है, ऑक्सीजन। कब रिएक्ट करता है, जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हैं। बस ये दोनों रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन से पहले वाली चीज़ें एक तरफ आप प्लस, जितने सारी चीज़ें रिएक्ट कर रही है उसको आप प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस। ओके, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट मीन्स दे आर रिएक्टिंग, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर रिएक्टिंग। ओके, जो रिएक्ट कर रहे हैं। अब इन दोनों के रिएक्शन के बाद आपको दिख क्या रहा है, वाइट डेजलिंग फ्लेम, ब्राइट वाइट फ्लेम दिख रहा है। अब फ्लेम जब आपको दिखा, वो पूरी तरह जल गया, तो फाइनली आपको एक राख मिलता है। ओके, आफ्टर द बर्निंग मैग्नीशियम स्टार्ट बर्निंग विद वाइट डेजलिंग फ्लेम, और मिलता क्या है, फाइनली वी गेट ऐश, हमें एक राख मिलता है। अब इस राख का कलर क्या होगा, किस तरह का राख होता है, आप इसको देख सकते हैं अपनी किताब में। आई होप बस इसको आप कंप्लीट बर्निंग के बाद आपको क्या मिलता है, ऐश मिलता है बस, विच इज़ पाउडरी ऐश मिलता है। ऐश मतलब क्या हो गया, आपका राख। ये आपका राख है, जलने के बाद जो चीज़ें मिलती हैं। अब ये राख जो है दैट इज़ नॉट मैग्नीशियम, ये कम्प्लीटली एक नया सब्सटेंस बना। तो हम जब ऑब्जर्वेशन किए, जब हम चेंजेस को देखे, तो हमें क्या मिला कि दिस इज़ समथिंग कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, यही लिखता हूँ मैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, ये क्या हो गया, these are getting reacted, यानी कि they are reacting, and what is this is new substance formed। ओके, जो नया सब्सटेंस बना और ये रिएक्ट कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, प्लस रिएक्टेंट्स को जोड़ के आपने प्लस करके दिखाया, और जो नया सब्सटेंस बना उसको आपने क्या कह दिया, वो नया सब्सटेंस हो गया। अब इन सब का नाम है, जो रिएक्ट कर रहे हैं, विच आर रिएक्टिंग, इसको आप क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, विच आर गेटिंग रिएक्टेड, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और जो आपका प्रोडक्ट है, यानी कि जो नया सब्सटेंस बना, उसको आप क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट। आई होप आपको क्लियर हो रही होगी बात। यानी कि जब आपको किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो आप एक तरफ क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट लिखेंगे, रिएक्टेंट विच इज़ गेटिंग रिएक्टेड, और आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो रिएक्टेंट से क्या मिल गया, आपको प्रोडक्ट मिल गया। जो पुराने जो सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, वो कहलाए रिएक्टेंट, और जो नया सब्सटेंस बना वो प्रोडक्ट हो गया। वेरी सिंपल, इससे आसान तो कुछ होगा नहीं मेरे ख्याल से। अब ये सारी चीज़ें आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, लेकिन हमने लिखा नाम, मैग्नीशियम का नाम लिखा, ऑक्सीजन का नाम लिखा, मैग्नीशियम का नाम लिखा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का नाम लिखा। लेकिन केमिस्ट्री इतना बड़ा बड़ा वर्ड्स को लेकर के घूमता नहीं है, ढोता नहीं है, क्योंकि ये छोटे छोटे नाम है तो आपको लग रहा है कि चलो ठीक है, बट यू विल फेस बिग नेम्स। तो हमें ज़रूरत पड़ती है सिम्बॉल्स की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सिम्बॉल्स की ज़रूरत पड़ती है। और हमेशा केमिस्ट क्या कंफर्टेबली यूज़ करता है, सिम्बॉल्स को, क्योंकि सिम्बॉल्स कम स्पेस लेता है, समय कम लगता है। तो अब हम लोग इसी रिप्रेजेंटेशन को, इसी इक्वेशन को सिम्बॉल्स की मदद से लिखेंगे कि मैग्नीशियम का सिम्बॉल, ऑक्सीजन का सिम्बॉल। लेट्स सी ये क्या होता है। मैं ऊपर की चीज़ों को इरेज करता हूँ। आई होप आपको दिमाग में खाका बन रहा होगा, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो क्या था मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के लिए हमारे पास सिम्बॉल होता है मैग्नीशियम, ओके। और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास सिंबल होता है O2।
आप सबको पता है, सब जितने लोग आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, इतना बेसिक आइडिया होगा कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में होता है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, रिमेंबर आपको अभी बोदर नहीं करना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, केमिस्ट्री सीखते जाएंगे। तो ये भी हो गया एक केमिकल इक्वेशन, ये भी क्या हो गया, एक केमिकल इक्वेशन। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल इक्वेशन। ओके, ये भी क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या बोलेंगे इसको आप, केमिकल इक्वेशन। ओके, अभी आपको ये नहीं देखना है कि ये सब तरफ नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं, हालांकि आपको हायर क्लास में सारे के सारे इक्वेशन को बैलेंस करना है। इवन मैं अभी आपको सिखा सकता हूँ कि इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा। बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जितने एटम्स पहले हैं बाद में भी उतने ही एटम्स होंगे, बट जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा दिखने लगता है कि शायद कमी आ गई या ज़्यादा हो गया। तो यू नीड टू बैलेंस इन सच कंडीशन। तो इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ, बट दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी, ये आपका काम नहीं है। यहाँ आप दिख रहा होगा ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो यहाँ हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स बन गए। ओके, आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी यहाँ पे। उसी तरह से मैग्नीशियम 2 हो गया तो मैग्नीशियम के पहले भी 2 लगा दिए कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट लगाने की वजह से अब ये बैलेंस हो गया, 2 मैग्नीशियम 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर, दिस इज नाउ बैलेंस इक्वेशन। हमें उस पर अभी बोधर नहीं करना है, हमें एग्जांपल्स देखने हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब हमने देखा कि रिएक्टेंट हमारे पास है और प्रोडक्ट है हमारे पास, तो रिएक्टेंट किसे बोलेंगे और प्रोडक्ट किसे बोलेंगे, अब ये भी आपको बात क्लियर हो रही होगी। तो हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट किसे बोलेंगे, सब्सटेंसेस which are taking part in a chemical reaction। ओके, आपको समझ में आ रही होगी बात। किसी केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोल। सब्सटेंसेस विच आर टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड the new substance which is formed। ओके, ध्यान रहे मैं एक के बारे में लिख रहा हूँ, आपके पास एक से ज़्यादा भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एंड द न्यू सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म्ड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, any substance which is formed after a chemical reaction is called what, sorry, the new हम सेंटेंस को ठीक से अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। the new substance which is formed after a chemical reaction is product, is called product, sorry, is called product। ओके, नया सब्सटेंस को आप क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे, और जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसको आप क्या नाम देंगे, रिएक्टेंट नाम देंगे। तो इस अबव रिएक्शन में, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, मैग्नीशियम that is Mg and O2 that is oxygen are reactants and MgO which is magnesium oxide is a product। आई होप आपको बातें हो गई होंगी क्लियर। दिस वॉज द बेसिक आइडिया अबाउट द केमिकल चेंज। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, एक ऐसा चेंज जिसमें नया सब्सटेंस बन गया हो उसको आप बोलेंगे केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन जब होता है तो केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है। यू कैन सी यहाँ पर ऑक्सीजन अलग चीज़ है, मैग्नीशियम अलग चीज़ है, बट मैग्नीशियम ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन करके अब आ गया तो बदल गया ना केमिकल कंपोजिशन। अब ये केमिकल कंपोजिशन जब बदल गया तो आप बोलेंगे केमिकल चेंज हो गया। बट यू कैन नॉट सी दिस, आप इसको नहीं देख सकते हैं। आप
ऊपर में होने वाले चेंजेस को देख सकते हैं। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा, आप उस केमिकल चेंज में असल जो बात है केमिकल कंपोजिशन, वो ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आप उसमें होने वाले फिज़िकल चेंजेस को ऑब्ज़र्व करेंगे। यानी कि कुछ ऐसे फिज़िकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज जो उस केमिकल चेंज का होने का साइन है, आइडेंटिफिकेशन है। समझ में आ रही बात मेरी? यानी कि वो चेंजेस हमेशा किसी केमिकल चेंज के साथ होगा। यानी कि कुछ ऐसे फिज़िकल चेंजेस हैं जो आपको बताएंगी कि भाई केमिकल चेंज हुआ कि नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा नया सब्सटेंस बनने के साथ साथ, ओके, व्हेनेवर देयर इज़ अ केमिकल चेंज in addition of the formation of new substance, there would be some special types of physical changes, and those physical changes will be the signs for chemical change। यानी कि वो आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा केमिकल चेंजेस। समझ में आई बात? यानी कि क्या आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल चेंजेस विच आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज can be used to identify whether a chemical change is occurred or not। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तो उन बातों को हम नोट करेंगे, फिर हम लोग एग्जांपल्स भी देखेंगे। ओके, लिखते जाते हैं हम लोग। तो क्या है, फिजिकल changes which are observed during a chemical change, physical changes which are observed during a chemical change can be used to identify whether a chemical, मैं बार बार कह रहा हूँ कि केमिकल चेंज होते हुए आप देख नहीं सकते, आप फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि केमिकल चेंज हो गया। Okay, physical changes which are observed during a chemical change can be used to identify whether a chemical change is occurred or not। या तो हो गया या नहीं हुआ, इस बात को पता करने के लिए। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं हम लोग 1 by 1 देखेंगे अकॉर्डिंग टू NCERT। ये लिस्ट हम लोग पहले बना लेते हैं, देन वी विल सी द एग्जांपल्स। ओके, आप अपनी किताब को देख सकते हैं। सबसे पहला जो फिज़िकल चेंज है वो क्या है, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। क्या क्या, हीट, सिंपली आप इसको एनर्जी कह सकते हैं, हीट, लाइट or any other radiation may be given off or absorb। अब ये अदर रेडिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो सकते हैं। ठीक है, ये रेडिएशन और भी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का नाम आपने सुना होगा, इंफ्रारेज आपने सुना होगा, एंड आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिस्ट बहुत सारे सुने होंगे और हायर क्लासेस में ये सारे आप देखेंगे। यानी कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत स्पेशल बात है कि ये होगा ही। आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हीट रिलीज़ हो, मतलब सिस्टम गर्म हो जाए, या हीट एब्जॉर्ब हो जाए, या लाइट इमिट हो। जैसा कि हमने अभी मैग्नीशियम को जलाया तो उसमें फ्लेम प्रोड्यूस हुआ कि नहीं। अब इस फ्लेम प्रोड्यूस होने की वजह से आपको लाइट दिखा, ऑब्वियसली दिखा। अब और क्या हो सकता है, और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, मैं बिल्कुल ही आपको NCERT के अकॉर्डिंग बात करूँगा। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, साउंड, सॉरी मैं ब्लैक से लिखूँगा, ज़्यादा दिखेगा। साउंड में बी प्रोड्यूस्ड
साउंड प्रोड्यूस हो सकता है। अब ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा, मैं एग्जांपल आपको दूंगा। बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जलता है। जब हाइड्रोजन जलता है ना, हाइड्रोजन की जब बर्निंग होती है तो एक आवाज़ आती है पट पट पट, मतलब हाइड्रोजन जल रहा है। हाइड्रोजन जल रहा है, दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, बट वो आवाज़ जो निकल रही है दैट इज़ फिजिकल चेंज, यू कैन ऑब्जर्व। यानी कि हाइड्रोजन जल रहा है कि नहीं इसका पता आप कैसे करेंगे, जब वो साउंड प्रोड्यूस होगा पट पट की। इसको आप कहेंगे केमिस्ट्री में पॉप साउंड। आई होप थिंग्स आर गेटिंग क्लियर। ओके, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, स्मेल में चेंज आ सकता है। ओके, क्या हो सकता है स्मेल में, अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। अब बोलेंगे सर आप एनसीईआरटी से ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बड़ा बेटर लिखा है। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस। स्मेल में चेंज आ सकता है। और क्या हो सकता है मेरे भाई, और बच्चों ध्यान दें, और क्या हो सकता है, या फिर एक नया स्मेल भी आ सकता है, और अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ, और अ न्यू, जाहिर सी बात है कोई नया सब्सटेंस बन गया तो नया स्मेल मिल सकता है। अ न्यू स्मेल में बी गिवन ऑफ। रिमेंबर ये सारे एक साथ नहीं होंगे, इनमें से कोई एक हो जाएगा तो मतलब बता रहा है कि कोई केमिकल चेंज अंदर हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अगला जो है ये आपको दिखेगा साफ साफ, क्या है ये, अ कलर चेंज में टेक प्लेस। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल इसका देखेंगे बड़ा मज़ा आएगा आपको। इसके बाद क्या है, गैस इवॉल्व हो सकता है। अ गैस कैन बी इवॉल्व, अ गैस कैन बी फॉर्म्ड। ओके, ये गैस बन के इवॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, व्हाटएवर कुछ भी हो, लेकिन गैस बन सकता है। अब क्या क्या बातें हो गई मेरे, एनर्जी, ये जो पहला वाली बात है ना, ये क्या है, एनर्जी में चेंज आएगा, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। ओके, एनर्जी में चेंजेस आएंगे, और जब एनर्जी में चेंज आएगा आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लाइट प्रोड्यूस हो रहा है तो आप देख लेंगे ना कि लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड निकल रहा है आप पता कर लेंगे ना कि साउंड निकल रहा है, हीट बाहर आ रहा है पता कर लेंगे ना। तो इस तरह के चेंजेस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसीलिए उसको आपने क्या नाम दिया, फिजिकल चेंजेस। ये फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं किसके दौरान, जब कोई केमिकल चेंज हो रहा है। यानी कि केमिकल चेंजेस को आप तो पता कैसे करेंगे, फिजिकल चेंजेस की मदद से। ओके, अ केमिकल चेंज कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ फिजिकल चेंज। ओके ओके ओके, साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, आवाज़ निकल सकती है, अभी भी मैंने बताया। स्मेल प्रोड्यूस हो सकता है, एक नया ऐसा स्मेल आपको मिल सकता है। बहुत सारे ऐसे गैसेस होते हैं जिसका स्पेशल स्मेल होता है, ठीक है, तो उस स्मेल को आप फील कर सकते हैं। उसी तरह से कलर चेंज हो सकता है, उसी तरह से गैस बन सकता है। ये सारे फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं जब कोई केमिकल चेंज होगा। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी ना। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे एक एक करके। आई थिंक कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। चलिए अब एक एग्जांपल हम लोग एक एक करके देखते हैं, जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि रस्टिंग कैसे होता है, आपने आयरन आर्टिकल्स अपने आसपास देखे होंगे और आप उस पर रस्ट बनते भी देखे होंगे। भले आप प्रोसेस को नहीं देखते, लेकिन कुछ दिनों बाद जब आप आयरन आर्टिकल्स को खुले में रख देते हैं, व्हेन यू एक्सपोज आयरन आर्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, आप इसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन लेयर देखते हैं। अब ये रेडिश ब्राउन लेयर जो है, दिस इज़ रस्ट एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब ये होता कैसे है, इसको हम लोग नोट करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, होता क्या है, व्हेन आयरन आर्टिकल्स, मतलब आयरन से बनी वस्तुएं, आयरन से बनी चीज़ें are exposed in humid atmosphere, humid atmosphere जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो। when iron articles are exposed in humid atmosphere, a reddish brown layer is formed on their surfaces। इसके सरफेस में एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाता है।
which is rust, and this process is called rusting of iron. ओके, इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बना भाई? रेडिश ब्राउन लेयर। क्या बना? रेडिश ब्राउन लेयर, अ फिल्म। इसको एनसीईआरटी में लिखा होगा, अ फिल्म ऑफ रेडिश ब्राउन लेयर। ठीक है, उसके सरफेस में बनता है जिसको आप कहते हैं रस्ट, और इस प्रोसेस को आप क्या नाम दिया? रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये रस्ट जो है, दिस रस्ट इज़ नॉट आयरन। आपके पास क्या था? आयरन था, और बना क्या? रस्ट उसके सरफेस में। पूरा ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा आयरन रस्ट बन गया, उसके सरफेस में बना सिर्फ। ओके, तो दिस न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ऑन देयर सरफेस। तो ये जो नया सब्सटेंस है ये बिल्कुल ही आयरन से अलग है, तभी ना नया सब्सटेंस है। यानी कि आप कहेंगे रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन। ओके, रस्ट और आयरन दोनों अलग अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? ये इम्प्लाई क्या करता है? द केमिकल कंपोजिशन, ओके यहाँ लिख देते हैं, कंपोजिशन ऑफ आयरन इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम रस्ट। आयरन का केमिकल कंपोजिशन रस्ट से बिल्कुल ही अलग है। अब आयरन जो है, आयरन के लिए आपके पास सिंबल है Fe, लेकिन जब आपके पास रस्ट होता है, रस्ट के लिए आपके पास सिंबल होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है Fe2O3। इतना ही नहीं, इसके साथ आप लगाते हैं H2O, यहाँ लगाते हैं X मतलब कुछ भी हो सकता है। X जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी इंटीजर को, किसी होल नंबर को, सॉरी होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर को। ओके, अब इसका जो नाम है, केमिकल नेम, ये तो हो गया कॉमन नेम, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड। क्या नाम है मेरे भाई? हाइड्रेटेड। मतलब वाटर मॉलिक्यूल जब लगा हुआ होता है। वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ होने का मतलब ये नहीं कि वो लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ होने का मतलब है वो हाइड्रेटेड है। वो सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन वो क्रिस्टल के फॉर्म में है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, इसको आप क्या नाम देंगे? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। अब यहाँ पर वेयर X इज नेचुरल नंबर, समझ में आ रही बात? मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एंड सो ऑन। बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कितना ह्यूमिड है। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होगा तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, कम होगा तो कम हो जाएंगे। दिस इज़ रस्ट एंड दिस इज़ हाउ दे आर डिफरेंट। तो एक नया सब्सटेंस बना कि नहीं? तो ये नया सब्सटेंस बना मतलब ये केमिकल चेंज है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो हमें पता करना पड़ेगा ना कि आयरन के साथ रिएक्ट कौन कौन कर रहा है। तो दिख क्या रहा है कि आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट किया है और वाटर रिएक्ट किया है। तो ये एटमॉस्फेयर में आपका ह्यूमिडिटी होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ऑक्सीजन भी होता है। तो आपको रिएक्टेंट मिल गया, यानी कि जो रिएक्ट कर रहा है वो मिल गया। जब आपको पता चल गया कि आपके पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं और प्रोडक्ट क्या है, तो यू कैन रिप्रेजेंट दी केमिकल रिएक्शन। नाउ आप रस्टिंग ऑफ आयरन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ यू कैन रिप्रेजेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे पास क्या है? आयरन है, और आयरन एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर रहा है। ओके, एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर के साथ। रिमेंबर, किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स ह्यूमिडिटी मतलब वो गैसेस स्टेट में है, अब ये लिक्विड स्टेट में आके छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, अब ये तीनों आपस में, ये मॉइस्चर है क्या? वाटर है। ओके, क्या बना रहा है? आपका रस्ट बना रहा है। क्या बना रहा है?
रस्ट। और इस रस्ट का नाम हमने अभी क्या बताया आपको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो आप हमेशा रस्ट भी लिख सकते हैं या फिर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। अब ये तो हो गया नाम, वर्ड, दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। अब आप इससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप आयरन का सिंबल जाने तो आयरन के लिए सिंबल होता है Fe। अब आयरन के लिए सिंबल क्यों होता है Fe? क्योंकि आयरन का लैटिन नेम है, आयरन का लैटिन नेम होता है फेरम। क्या नाम होता है? फेरम। अब फेरम से हमने सिंबल ले लिया Fe। अब सिंबल का खेल पूरा जाके देख सकते हैं मेरे लास्ट लेक्चर में, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का। ओके, आयरन हो गया, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में O2 के फॉर्म में रहता है, और मॉइस्चर किसके फॉर्म में रहता है? H2O, दैट इज वाटर। सबको पता होगा H2O वाटर। अब आपका बन गया Fe2O3XH2O। मैंने बार बार आपको कह दिया, डोंट ट्राई टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन दिस लेवल। मैं आपको पियर्सन सीरीज में इसे सिखाऊंगा। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन जिसमें आपने सिंबल्स लिखा, और ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन जिसमें आपने वर्ड लिखा। तो इसको आप सिंपली कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन, इसको आप कह सकते हैं वर्ड इक्वेशन, बट बोथ आर द केमिकल इक्वेशन। दिस इज मोर सिंप्लीफाइड, दिस इज लेस सिंप्लीफाइड, बट रिप्रेजेंटेशन है। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। दिस इज हाउ रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन हमारे लिए फ़ायदेमंद है? जवाब क्या आएगा? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि होती है, पैसों की बड़ी खपत हो जाती है। बड़े बड़े ब्रिजेस बन गए आयरन के, अब उसमें आ गया रस्ट, धीरे धीरे वो वीक हो जाता है। आप सबको पता होगा रस्टिंग की वजह से आयरन आर्टिकल धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। अभी छोटे लेवल पे तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बट बड़े लेवल पे इफ़ यू ऑब्जर्व, मोस्ट ऑफ द बिग ब्रिजेज आर मेड अप ऑफ आयरन आर्टिकल्स। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, लेकिन पहले आप सोचें, अब घर में मकान बनाते हैं ना, रॉड्स होते हैं, तो मकान ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 70-80 साल के बाद कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? बिकॉज उसमें आयरन जो होता है उसमें रस्टिंग प्रोसेस शुरू होता है। अब उस रस्टिंग की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो रस्टिंग की वजह से बहुत बड़ा मॉनेटरी लॉस होता है। तो रस्टिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल। ये कोई नहीं चाहेगा रस्टिंग हो, हम सब चाहते हैं कि रस्टिंग ना हो। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहले बता दें कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक अनवांटेड प्रोसेस है, अनवांटेड चेंज है। ओके, दिस इज अनवांटेड चेंज, जो आप नहीं चाह रहे हैं कि हो। दिस शुड बी प्रिवेंटेड। इसको आप प्रिवेंट करना चाहेंगे। क्यों प्रिवेंट करना चाहेंगे? बिकॉज rusting of iron cause huge monetary loss every year। हर साल इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है। आपको नए नए ब्रिजेस बनाने पड़ते हैं, रिप्लेस करने पड़ते हैं, चीज़ों को बदलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रस्टिंग के बाद कमज़ोर हो जाता है और आप ऐसी जगह रिस्क नहीं ले सकते हैं और उसको आप बदलते हैं, और बदलने की वजह से आपका तो पैसे की खपत होगी भाई। दिस इज़ कॉल्ड मॉनेटरी लॉस। यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन शुड बी प्रिवेंटेड। अब कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो हम इसको नाम देंगे प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग को कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे? हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, लेट्स सी कैसे प्रिवेंट करते हैं रस्टिंग को। देखें, अब जब आयरन के आर्टिकल्स को आप एक्सपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पीस ऑफ आयरन, ओके, अब इसका सरफेस जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा तभी ना इसमें रस्टिंग होगी। अभी इसके सरफेस पे एक सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी गई है। अब इस सिल्वर की कोटिंग की वजह से, आई थिंक एल्युमिनियम की कोटिंग है, अब एल्युमिनियम की कोटिंग की वजह से इसके अंदर जो आयरन आर्टिकल है वो क्या है? प्रिवेंटेड है फ्रॉम रस्टिंग। क्यों? क्योंकि इसके सरफेस में आपका आयरन नहीं है। अब जब एटमॉस्फेयर आएगा इसके साथ रिएक्ट करने के लिए,
तो ये क्या बोलेगा, मैं आयरन नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं एल्युमिनियम का कोटिंग हूँ। यानी कि आपने आयरन को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट से हटा दिया। तो आप जब भी प्रिवेंट करेंगे किसी भी आयरन आर्टिकल को तो क्या करेंगे, व्हाट यू डू, यू सिंपली स्टॉप द कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम द आयरन। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कैसे होगा, बाई प्रिवेंटिंग द कांटेक्ट बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है, बाई प्रिवेंटिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आई एम सॉरी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिखना जरूर, कॉन्टैक्ट में तो आएगा बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा। बाई प्रिवेंटिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन आयरन एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस, ओके, दैट इज ऑक्सीजन। अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसमें प्रोसेस क्या होगा, नंबर 1 पेंटिंग। आप क्या करेंगे, पेंटिंग कर देंगे उसके ऊपर, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्या कर सकते हैं आप ग्रीजिंग कर सकते हो, ऑयलिंग और ग्रीजिंग। ऑयल और ग्रीज पेंट कर देंगे तो क्या, सरफेस पे आप जनरली घर पे ग्रिल्स वगैरह लगते हैं उस पर आप पेंट कर देते हैं, क्यों, ताकि डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट में ना आ पाए। ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आएगा तो नो रिएक्शन मतलब नो चेंज, नो रिएक्शन मतलब नो चेंज का मतलब नो रस्टिंग, वेरी वेरी सिंपल। तो आप ऑयल लगा दें तब भी कांटेक्ट रुक जाएगा, ग्रीस कर दे तब भी कांटेक्ट रुक जाएगा, पेंटिंग कर दे तब भी कांटेक्ट रुक जाएगा। ये बहुत ही कॉमन मेथड्स हैं। तीसरा जो है ये क्या है, तो तीसरा प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं एलॉइंग। अब एलॉय क्या होता है, एलॉय मेटल्स को मेटल के साथ मिला के उसको रस्ट फ्री बना देते हैं। इसमें एग्जांपल आपने सुना होगा स्टेनलेस स्टील में ज़्यादातर आयरन ही होता है, लेकिन इसके साथ जिंक मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है। ये सब जब मिला के आपस में एक नया आपके पास मिक्सचर बनता है, वो मिक्सचर रस्ट फ्री हो जाता है। यानी कि स्टेनलेस स्टील क्या है, रस्ट फ्री है, रस्ट लगेगा ही नहीं। आप कभी वॉचेस के अंदर जो साइड देखेंगे या फिर आपके घर नाइफ्स होते हैं वो बने होते हैं किसके, स्टेनलेस स्टील के, यानी कि वो एलॉय आपने बना दिया। ओके, इसी तरह से एक प्रोसेस आप पढ़ेंगे गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। ओके, इसी तरह से आप टिन बना सकते हैं, और भी मेथड्स हो सकते हैं इंडस्ट्री में, टिनिंग। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स which can be applied to prevent iron from rusting। अब ये गैल्वेनाइजेशन एक स्पेशल टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में डिस्कस की गई है। तो लेट्स सी व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। आई होप आपको सारा मामला हो रहा होगा क्लियर। ठीक है मेरे भाई, तो आप इसको नोट करते जाएं, सांस लें, मज़े लें। देखें मैं इतना ज़्यादा क्यों पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक ही लेक्चर में ये पूरे के पूरे को ख़त्म कर दें। ठीक है, तो आप हार ना मानें, आप घबराएं ना, और अगर नहीं घबराएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें आज क्लियर कर दूंगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। आपके हैं तो लेट्स सी गैल्वेनाइजेशन क्या है, हम थोड़ा अब क्विक करते हैं व्हाट इज़ गैल्वेनाइजेशन। ओके, गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है कि आप जिंक के लेयर को, किसको, जिंक के लेयर को आयरन के ऊपर चढ़ा देते हैं। जिंक जिसमें रस्ट नहीं होता है, अब आयरन को, आयरन का सरफेस है, आपने उसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया। प्रोसेस होगा इंडस्ट्री में, लेकिन सिंपली क्या है, गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ लेयर या फिर डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल। सिंपल सी बात है, गैल्वेनाइजेशन क्या हो गया भाई, गैल्वेनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ, अब कैसे डिपॉजिट किया जाता है आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू, मैं बता रहा हूं कि बस जिंक का कोटिंग चढ़ाना था। प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ जिंक, जिंक भी एक दूसरा मेटल है जिसमें जंग नहीं लगती। ओके, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन आर्टिकल्स।
इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसको आप क्या नाम दिए? गैल्वेनाइजेशन। वेरी सिंपल। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब आपने क्या कर दिया कि आयरन के सरफेस पे जिंक का लेयर चढ़ा दिया। अब जब भी ऑक्सीजन आएगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? जिंक के साथ। आयरन के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता है। अगर आपका गैल्वेनाइज आर्टिकल्स ब्रेक भी कर जाता है, लिसन, गैल्वेनाइजेशन के बाद वो अगर ब्रेक भी कर गया, ठीक है, मान लेते हैं इसके ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा हुआ, वो ब्रेक कर गया कहीं कहीं, ठीक है, अब ऑक्सीजन आएगा तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन सीधे इंटर करके आयरन के साथ रिएक्ट करने जाएगा, नहीं, क्योंकि जिंक और आयरन में से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कंपटीशन में जिंक जीत जाता है। इसीलिए अगर आपका गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल ब्रेक भी कर जाता है तो उसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्यों? कि जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन। आई एम नॉट गोना राइट दैट पॉइंट, बट आपको अपने जहन में रखना है कि गैल्वेनाइजेशन इतना इफेक्टिव है रस्टिंग से बचाने के लिए कि वो ब्रेक करने के बाद भी आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। यू शुड नो दैट। तो कैसे रस्टिंग को प्रिवेंट कर लिए? क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही मेरी बात? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और भी कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। Let's see more examples of chemical reactions. Some more examples of chemical reaction. Okay. अब क्या है, आपने सबसे पहले क्या बनाया? मैग्नीशियम को जलाया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? MgO, जो मैग्नीशियम का राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को किस में डालेंगे? वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि वाटर के अंदर अब ये बन गया, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। वाटर में आपने क्या डाला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ओके, क्या बन जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे आप, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम बाद में देखेंगे, ये एसिडिक है, बेसिक है, हालांकि इस चैप्टर का ये हिस्सा नहीं है, तब भी मैं डिस्कस करता हूँ। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बना। ओके, अब इस सॉल्यूशन को, यानी कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड is poured on red litmus paper, ठीक है, it changes into blue। कितनी अच्छी बात है। रेड लिटमस पेपर आपने नाम सुना होगा, एसिड बेस सॉल्ट में आपने पढ़ा होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को उसमें डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? जब कोई रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब वो किस नेचर का होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो किस नेचर का? बेसिक नेचर का। बेस हमेशा क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला सब्सटेंस क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक नेचर का है। इट मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। आई थिंक आपको बात क्लियर हो रही होगी। बेसिक क्यों हो गया? क्योंकि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। बहुत सारे बच्चे एसिड बेस सॉल्ट नहीं पढ़े होंगे तो वो आप बस इसको याद रख लें। अब इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको हम लिखेंगे सिम्बॉल्स की मदद से, फॉर्मूले की मदद से। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिम्बॉल अभी हमने आपको बताया MgO। ये सॉलिड के फॉर्म में था। किसके फॉर्म में था? सॉलिड के फॉर्म में। इसको आपने वाटर में डाला H2O और आपका बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? ऐसा ही होता है
ये आप धीरे धीरे अलग अलग क्लास में सीखते जाएंगे। ये भी एक केमिकल चेंज हो गया, इसको भी आप याद रखेंगे। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो ये हो गया एक केमिकल चेंज। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में आप डिसॉल्व किए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना। अब इसी के फॉर्मेशन की वजह से वो किस नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का हो गया। किस नेचर का हो गया? बेसिक नेचर का। जिसको पता नहीं है एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ेंगे कि एसिडिक और बेसिक क्या होता है। अब अगला रिएक्शन क्या है? अगला रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? लेना है विनेगर। विनेगर लेना है। विनेगर में आपको बेकिंग सोडा डालना है। क्या डालना है? बेकिंग सोडा। विनेगर आप सबको पता है मार्केट में अवेलेबल होता है, बेकिंग सोडा भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसके बाद आपको एक गैस निकलता हुआ नज़र आता है। क्या निकलता हुआ नज़र आता है? गैस निकलता हुआ नज़र आता है, और वो गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसकी जांच करेंगे और आपका वाटर बनता है, और आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्सटेंस बनता है जिसकी आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि वो कोई अदर सब्सटेंस है, लेकिन उसका नाम है सोडियम इथेनोएट। ओके, अब ये तो हो गया कि विनेगर को आपने बेकिंग सोडा को विनेगर में डाला, कंटेनर लिया आपने, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने डाला बेकिंग सोडा और उसको कर दिए बंद। तो उसमें पाइप से क्या निकलेगा? गैस निकलेगा, जिसका नाम होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसकी जांच कैसे होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है कि नहीं? तो जब गैस निकलता है ना किसी लिक्विड के अंदर से, तो एक साउंड आता है ना, बुलबुले की आवाज़, बुदबुदाहट जिसको कहते हैं। और इसको कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में या फिर साइंस की भाषा में एफरवेसेंस। क्या कहते हैं? यानी कि एफरवेसेंस होगा, यानी कि जब इसको इसमें आप डालेंगे तो क्या ऑब्जर्व होगा? एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। एफरवेसेंस इज ऑब्जर्व। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ द evolution of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एफरवेसेंस क्या हो गया? अभी भी मैंने आपको बताया, दिस इज़ नथिंग बट बुदबुदाहट। बुदबुदाहट, फिजी साउंड, धीरे धीरे से बुदबुदाहट की साउंड हो गई। ओके, दिस इज एफरवेसेंस। अब इसका हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो विनेगर जो है इसमें एक एसिड होता है, इस एसिड का नाम होता है एसिटिक एसिड। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड। तो ये एसिटिक एसिड ही एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है। और बेकिंग सोडा तो आप घर पे कहते हैं, लेकिन इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो एसिटिक एसिड के लिए हमारे पास जो सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है CH3COOH। ओके, ये हमेशा वाटर में डिज़ोल्व होगा, यानी कि ये डिज़ोल्व स्टेट में होगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ सब चीज़ें अभी आपको। और आपने इसमें डाला सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ये सब नाम का फॉर्मूला है, बस आप अभी के लिए इसको याद रखेंगे। और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा H2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। गैस का बाहर निकलना हम लोग साइंस में इसे दिखाते हैं कि ये गैस बाहर निकल के रहा है, ऊपर की तरफ निकल रहा है। प्लस वाटर बन रहा है H2O, प्लस आपका सोडियम इथेनॉइड बन रहा है। इसका फॉर्मूला बहुत टफ है, स्टिल मैं आपको लिख दे रहा हूँ ताकि आप इसको बस जान लें, बॉदर नहीं होना इससे। ओके, ये सारा चेंज हो गया। दिस इज़ अनदर चेंज। अब ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं, इसकी जांच के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास जो सिस्टम होगा वहाँ से गैस बाहर निकलेगी इस डिलीवरी ट्यूब से। अब इस गैस को हम लोग पास करेंगे एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है लाइम वाटर से। नाउ दिस गैस इट इज़ पास थ्रू लाइम वाटर। ओके, लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर CaOH2 होता है। ओके, ये हो गया लाइम वाटर। ठीक है, CaOH2, दिस इज़ लाइम वाटर।
अब आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को किससे पास किया? लाइम वाटर से। लाइम वाटर क्या है? CaOH होल 2 है। अब आपका बना क्या? CaCO3। क्या बन गया? CO2 को किससे पास किया आप? CaOH होल 2 से पास किए, दैट इज़ लाइम वाटर से पास किए, तो आपको CaCO3 प्लस H2O बना। ओके, अब ये लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर अब मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ लाइम वाटर। बहुत चीज़ें लंबी हो जा रही है, लेकिन तब भी मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूँ लाइम वाटर है क्या, वो अभी आपको मैं बताऊंगा। यहाँ मैं तो लिख दिया हूँ कि लाइम वाटर क्या है, CaOH होल 2, ये दिस इज़ लाइम वाटर, लेकिन ये बनता कैसे ये अभी आपको मैं बताऊँगा। अब जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर का कलर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। इट इज़ पास थ्रू लाइम वाटर। जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, when carbon dioxide is passed through lime water, तो क्या होता है? अब ये रिएक्शन हो गया, तो when lime water is passed through, कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस is passed through lime water, it turns into milky। कलर बदला कि नहीं? क्यों? Because of the formation of कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है पता है? ये कैल्शियम कार्बोनेट, आप चॉक जानते हैं? चॉक को अगर क्रश करेंगे ना, चॉक का पाउडर को क्रश करके वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या मिल्की अपीयरेंस होगा, और वही है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसीलिए मिल्की अपीयरेंस होने लगता है। कलर बदला कि नहीं? तो कलर बदलने की वजह से केमिकल चेंज हुआ ना, यानी कि जब कोई केमिकल चेंज होगा तो कलर बदल सकता है। गैस निकला, गैस का निकलना भी केमिकल चेंज होने की पहचान है, यानी कि जब किसी केमिकल चेंज को आप पहचानते हैं तो गैस इवॉल्व हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। रिएक्शन में आपको दिखा दिया, फिर से मैं दिखा रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको आपने पास किया लाइम वाटर से। लाइम वाटर CaOH होल 2 होता है, इसको आप लिखते हैं AQ। एक्वस इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये वाटर में डिज़ोल्व होता है। अब क्या होता है? आपके पास चूना होता है, दैट इज़ CaO। इसको आप जब वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं, ये आपका चूना है, इसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिए तो आपका बन गया CaOH होल 2। ये हो गया लाइम वाटर, यानी कि सिंपली आप क्या बोलेंगे, जब चूना को पानी में घोल देते हैं तो आपका बन जाता है लाइम वाटर। अब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किए तो क्या हो गया? CaCO3 बन गया, जो आपका सॉलिड है, यानी कि ये डिज़ोल्व नहीं होता है। डिज़ोल्व होने का मतलब कि वो डिसअपियर हो जाएगा। ये आपका मिल्की कलर देता है और आपका वाटर है, क्योंकि जो एक लिक्विड है, L स्टैंड्स फॉर लिक्विड, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड, AQ स्टैंड्स फॉर कि ये आपका वाटर में डिज़ोल्व है, एक्वस सॉल्यूशन। ये क्या बता रहा है? कभी कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वस सॉल्यूशन है। ओके, AQ स्टैंड्स फॉर एक्वस सॉल्यूशन और G स्टैंड्स फॉर गैस। कभी कभी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, S स्टैंड्स फॉर सॉलिड और L स्टैंड्स फॉर लिक्विड। आपके किताब NCERT में आप देख सकते हैं कि लाइम वाटर बनता कैसे है, अभी मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अब इसी की वजह से आपका कलर क्या हो गया? मिल्की हो गया, क्योंकि ये आपका मिल्की अपीयरेंस देता है। ये हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जांच, की कार्बन डाइऑक्साइड को जांच कैसे करेंगे। अब हमारा एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, और एक और चीज़ बचेगा जिसका नाम है क्रिस्टलाइजेशन, जो इस क्लास में हम लोग नहीं करेंगे। आज हम बस इतना करेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि लाइम वाटर कैसे बनता है, इसके लिए आप चेक कर सकते हैं किसको? अपने NCERT की किताब को। मैं अभी बता दिया आपको कि चूना को पानी में घोलेंगे लाइम वाटर बन जाएगा, चूना को पानी में घोलेंगे लाइम वाटर बन जाएगा, चूना को पानी में घोलेंगे लाइम वाटर बन जाएगा धीरे धीरे, और वही लाइम वाटर का इस्तेमाल हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जाँच के लिए। अब हमारे पास एक रिएक्शन है किसके किसके बीच में? ब्लू विटेरियोल। अजान हो रही है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। ओके, तो हम लोग अब अगला रिएक्शन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हम लोग ब्लू विटेरियोल लेंगे। क्या लेंगे? ब्लू विटेरियोल। ये ब्लू विटेरियोल क्या होता है अभी हम बताएंगे। ब्लू विटेरियोल में
आप क्या डालेंगे, आयरन नेल को। ओके, आयरन नेल को जब ब्लू विट्रियोल में डालेंगे और कुछ देर बाद 1 2 3 4 5 घंटे बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आयरन नेल के सरफेस पे एक कोटिंग आ गई है, यानी कि एक उसमें नया सब्सटेंस बन गया है और आपका जो ब्लू विट्रियोल का कलर है वो चेंज होके ग्रीन हो गया है और उसको आप कहते हैं कि ग्रीन विट्रियोल बन गया, ग्रीन विट्रियोल। ओके, और ये जो आयरन है, आयरन आर्टिकल के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर एक डिपोजिशन आ जाता है और एक ब्राउन डिपोजिशन ऑन आयरन नेल, आयरन नेल के ऊपर एक ब्राउन डिपोजिशन आ जाता है, लिटिल रेडिश ब्राउन, सिंपली ब्राउन मैंने लिख दिया। अब ये ब्लू विट्रियोल है क्या, दिस ब्लू विट्रियोल इज़ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्या है, ब्लू विट्रियोल है क्या, कॉपर सल्फेट है, क्या है, सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ओके, इसमें आपने क्या डाला, आयरन डाला, रिएक्शन हो गया, आपको ग्रीन विट्रियोल मिला जो क्या है, सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट को आप क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन को आप बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, जो ग्रीन कलर का होता है। ये ब्राउन डिपोजिशन एक्चुअली क्या है, कॉपर है, यानी कि इसमें जो कॉपर था ये कॉपर आयरन के ऊपर आके डिपॉजिट हो गया, एक रिएक्शन हो गया, एक डिस्प्लेस कर दिया, किसको, कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया। अब इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखूं, कॉपर सल्फेट को हम लोग लिखते हैं CuSO4, दिस इज़ कॉपर सल्फेट। ये सॉल्यूशन है, पानी में डिजॉल्व है, इसको लिखेंगे AQ। इसमें आपने डाला आयरन, आयरन के लिए सिंबल मैंने पहले बताया आपको, Fe होता है, क्या होता है, Fe विच इज़ अ सॉलिड। अब रिएक्शन के बाद आपका सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट बन गया। अब आयरन के लिए सिंबल मैंने कहा Fe और SO4 हो गया जो AQ हो गया, और आपका कॉपर उसके सरफेस पे जाके, आयरन के सरफेस के जाके डिपॉजिट हो गया तो वो कहलाया सॉलिड। ओके, तो आयरन क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर की जगह पे आयरन आ रहा है। इस रिएक्शन का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पता क्या चला कि आयरन इज़ मोर पावरफुल दैन कॉपर, और मोर पावरफुल होने का मतलब केमिस्ट्री में है मोर रिएक्टिव। तो आप कह सकते हैं, पता क्या चला कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। ये बहुत ही लंबा लेक्चर हो गया, बट इसमें सारी चीज़ें क्लियर करनी थी, हमको बतानी थी, इसीलिए ये बहुत लंबा हो गया। और एक छोटा सा टॉपिक जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, वो हम लोग कभी बात कर लेंगे या फिर क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंजॉय करिए अपने लाइफ को और पूरे के पूरे लेक्चर को देखिए। डोंट स्किप एंड मेक प्रॉपर नोट्स, ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।